हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में जानेंगे, है ना। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बता दिया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा जो कारक आय प्राप्त होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 आधारों पर करते हैं, है ना। 3 आधारों पर करते हैं। कौन कौन से आधार है वो? उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि में जो मूल्यवर्धन होता है इंटरमीडिएट स्तर पर, है ना, मूल्यवर्धन जो होता है उसका योग किया जाता है। ठीक है, अर्थात आउटपुट माइनस इनपुट वस्तुओं का जो भी होता है उन्हें जोड़ा जाता है। इससे हम क्या निकालते हैं ना, उत्पाद विधि। इसे हम उत्पाद विधि कहते हैं, है ना। इसे मूल्यवर्धन विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आय विधि, है ना। उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। इन 4 चीजों से जो आय प्राप्त होती है। भूमि से क्या प्राप्त होता है? किराया प्राप्त होता है। ठीक है, भूमि से किराया प्राप्त होता है। पूंजी से क्या प्राप्त होता है? पूंजी ब्याज देती है। श्रम क्या देता है? पारिश्रमिक देता है, पारिश्रमिक। और उद्यमशीलता क्या देता है? लाभ प्रदान करता है। ठीक है, तो इन चीजों से प्राप्त जो भी हमको आय प्राप्त होगी उसे हम आय विधि के अंतर्गत रखेंगे, इनकम मेथड के अंतर्गत रखेंगे और उससे राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। नेक्स्ट आता है व्यय विधि, है ना। व्यय विधि के अंतर्गत क्या होता है? व्यय विधि के अंतर्गत जो सरकार व्यय करती है, निजी उपभोग व्यय होता है। सरकार अगर निवेश करती है ना। और शुद्ध निर्यात, है ना, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो भी ज्यादा हो उसमें से माइनस करके शुद्ध निर्यात, ये सब चीजें व्यय विधि के अंतर्गत काउंट की जाती है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना होती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ चीजें, है ना, कुछ बची हुई चीजें जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय क्या होती है? व्यक्तिगत आय अगर हम देखें, व्यक्तिगत आय एक परिवार की जो समस्त स्रोतों से आय होती है उसे व्यक्तिगत आय रखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय भी होती है ना, प्रयोज्य आय। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को अगर देखें तो सरकार अगर टैक्स वगैरह ले रही है, अगर इसको हटा दिया जाए, है ना, कुछ जो भी टैक्सेस या पेनल्टी वगैरह जो भी लगाकर अगर वो ले रही है, तो अगर इनको हटा दिया जाए, टैक्स वगैरह को हटा दिया जाए, जो व्यक्ति निजी उपभोग के लिए प्राप्त करता है उसे हम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय का अगर से आगे बढ़कर हम देखें तो एक नई चीज आती है, मानव विकास। मानव विकास ना, मानव विकास। ठीक है, आपने भारत के एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक का नाम सुना होगा। तो इन्होंने क्या, मानव विकास सूचकांक के बारे में जो यूएनडीपी जारी करती है उसमें अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है ना, मानव विकास सूचकांक जारी करता है ना। ये सूचकांक 3 आधारों पर होता है ना। इसे एचडीआर बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, कि 3 आधारों पर आती है ना। कौन कौन से आती है? एक तो आता है स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य। दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। जीवन स्तर, इन 3 आधारों पर ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ना। स्वास्थ्य के अंतर्गत हम देखें तो जीवन प्रत्याशा देखी जाती है। शिक्षा के अंतर्गत देखें तो शिक्षा की गुणवत्ता वगैरह कैसे रही। और जीवन स्तर में क्या देखा जाता है? जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम, है ना, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय देखी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट 3 तरीके से देशों का विभाजन करती है। एक तो निम्न आय वाले, निम्न एचडीआर वाले, है ना, जिनका निम्न एचडीआर है। निम्न एचडीआर कब से कब, कहाँ से? 0 से 0.499 तक माना जाता है ना। मध्यम एचडीआर वाले,
मध्यम एचडीआर वाले देश कौन से होते हैं? जिनका जो एचडीआर वैल्यू होता है 0.5 से 0.79 तक होता है। और एक आते हैं उच्च एचडीआर वाले देश, है ना। उच्च एचडीआर वालों को 80 से, है ना, 0.80 से 1 के मध्य 0.80 से 1 के मध्य स्थान दिया जाता है ना। अगर भारत का क्रम देखें तो भारत वर्तमान में मध्यम स्तर पर बना हुआ है, मतलब भारत का जो एचडीआर है वो मध्यम श्रेणी का बना हुआ है। उच्च स्तर के अगर आप देखेंगे तो इसमें यूरोपीय देश देखने को आपको मिलेंगे, यूरोपीय देश, ठीक है। और निम्न एचडीआर वाले अगर देशों को आप देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका वगैरह के देश आपको देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे अफ्रीका के देशों में आप जाएंगे तो यहाँ पे जीवन की जो गुणवत्ता है, रहने की, खाने की, है ना, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये काफी कम है। जबकि यूरोपीय देशों में इन चीजों की सुविधाओं की मतलब काफी उच्च स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे जो जीवन जीने योग्य आसान है, ठीक है। तो ये एचडीआर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो मैंने आज पढ़ा है उसके आधार पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रयुक्त नहीं होती है? तो मैंने जैसे बताया था 3 विधियां होती है, कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर विधि, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। परिसंपत्ति विधि को इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिसंपत्ति विधि। नेक्स्ट प्रश्न आता है ना, इसका, ठीक है, परिसंपत्ति विधि। एक और क्वेश्चन है ये और देखते हैं हम। राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधि मुख्य रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य पर आधारित होती है ना। यहाँ पे मैंने ये बताया था, एक सेकंड थोड़ा पीछे बता देता हूँ मैं। जब मैं गणना करके बता रहा था, जो उत्पाद विधि है, उत्पाद विधि में वस्तु और सेवा दोनों का आउटपुट और इनपुट में जो मूल्यवर्धन होता है इसके दौरान वो काउंट किया जाता है ना, वस्तु और सेवाओं दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि मुख्य रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य पर आधारित होती है? कौन सी होती है? वो होती है उत्पादन विधि, है ना। वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य पर आधारित होती है, वो होती है उत्पादन विधि। इसका आंसर क्या होगा? उत्पादन विधि। क्योंकि आय विधि में हम जो कारक आय के चारों जो है, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, उनका योग करते हैं। वे विधि के अंतर्गत एक्सपेंडिचर देखा जाता है, ठीक है। उपभोक्ता विधि ऐसी कुछ होती नहीं है, 3 विधियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि, ठीक है। इस प्रश्न का मैं आंसर बता चुका हूँ, उत्पादन विधि इसका आंसर होगा। इन्होंने पूछा राष्ट्रीय आय की गणना की कौन सी विधि नहीं है, ठीक है, अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है आय विधि के अंतर्गत? तो आय विधि में मैंने बताया था 4 कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता, है ना। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता। भूमि से क्या प्राप्त होता है? हमें भूमि से किराया प्राप्त होता है। भूमि, पूंजी से क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। श्रम से क्या प्राप्त होता है? मजदूरी प्राप्त होता है। और उद्यमशीलता से क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो आय विधि के अंतर्गत जो ऑप्शन सी दिया है, मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, वे विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं जोड़ा जाता है वे विधि के अंतर्गत? तो वे विधि में मैंने बताया था कि जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो हम देखते हैं, जैसे निजी उपभोग वे, शुद्ध निर्यात हो गया, सरकार के जो खर्चे हो गए, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अवैध व्यापार से जो प्राप्त आय होती है वो वे विधि के अंतर्गत नहीं होती है। मैंने बताया कि इनलीगल सोर्सेज से जो भी इनकम वगैरह प्राप्त होती है उसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवैध व्यापार से प्राप्त आय। उत्पादन विधि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में बदलने के लिए क्या घटाया जाता है? देखा होगा आपने, कभी कभी एनएनपी की गणना की जाती है। एनएनपी की गणना जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, है ना, मूल्य ह्रास। अगर मूल्य ह्रास जो घिसावट वगैरह है उसे अगर हटा दिया जाए, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा इसका? स्थिर पूंजी ह्रास, डिप्रिसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थिर पूंजी ह्रास, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में हम आगे की चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।